नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज कुछ कक्षा योगों के बारे में चर्चा है और ग्रह योग कुछ दिन से हम लोग पढ़ नहीं रहे थे, इसलिए ग्रह योग के बारे में चर्चा आज कर लेते हैं 2-4 दिन, क्योंकि कुछ लघु पाराशरी का सिद्धांत भी हम लोगों को समझना है और लघु पाराशरी के सिद्धांतों के साथ ग्रह योग के बारे में चर्चा भी करना है। और आपके मन में प्रश्न आता होगा, एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है जो आयु विचार एवं रोग विचार के ऊपर। उसमें यदि रोग विचार व आयु विचार में कोई कक्षा में ज्वाइन करना चाहता है, मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं उनको जोड़ दूंगा और वह आप कक्षा अटेंड करते रहेंगे। ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। और आपका 3 दिन कक्षा रहेगी। इसका जो प्रज्ञा भारतम मोबाइल ऐप में इसका ग्रह जो जिस जन्म कुंडली फलादेश कक्षा में आप लोग जुड़े हैं, और आयु विचार रोग विचार का वो 4 दिन की कक्षा रहेगी। टोटल सप्ताह में 7 दिन की कक्षा कंटिन्यू 8 से 9 बजे तक, लगभग आधा 45 मिनट जितना समय कक्षा होता है उतना ही रहेगी। चलिए आज के विषय चर्चा कर लेते हैं। लग्नाधिपाप्त भपति स्थित राशिनाथः स्वच्च स्वभेषु यदि कोण चतुष्टयस्थः योगाः स काहल इति प्रथितोऽथ तद्वत् लग्नाधिपाप्त भपतिर्यदि पर्वताख्यः। इसमें 2 योगों की लक्षण फलदीपिका ग्रंथ में मंत्रेश्वर दैवज्ञ के द्वारा चर्चा किया गया है। लग्नाधिपाप्त भपति स्थित राशिनाथः स्वच्च स्वभेषु यदि कोण चतुष्टयस्थः योगः स काहल इति प्रथितोऽथ तद्वत् लग्नाधिपाप्त भपतिर्यदि पर्वताख्यः। काहल पर्वत 2 योगों के बारे में पहले काहल योग का लक्षण कहते हैं। लग्नाधिपाप्त भपति स्थित राशिनाथः। जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण लग्न का अधिपति होता है, इसलिए लग्न के अधिपति से संबंध जुड़वा के योग विचार कर रहे हैं। क्या है ना, यदि जन्म कुंडली में लग्नेश जिस राशि में बैठा हो, लग्नाधिपाप्त, आप्त आप्त मतलब प्राप्त, लग्नाधिपति जिस राशि में प्राप्त है, प्राप्त मतलब बैठा हुआ है, लग्नाधिपति जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी, उस राशि का स्वामी भपति, आप्त भ मतलब राशि होता है। राशि की संज्ञा भम बा नक्षत्रों की संज्ञा भम करके कहा जाता है। भम नाम नक्षत्रम, भ नाम राशि ही। आप्त भपति मतलब लग्नाधिपति जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति। स्थित राशिनाथ, उस राशि का अधिपति जहां बैठा हो उस राशि का अधिपति, मतलब 3 हम लोग स्टेप लेंगे। लग्नाधिपति जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति, जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति। लग्नाधिपाप्त भपति स्थित राशिनाथ। क्या करे ना, स्वच्छ स्वभेषु यदि कोण चतुष्टयस्थः। चतुष्टय मतलब केंद्र, केंद्र का अन्य संज्ञा जो है वो चतुष्टय कहा जाता है। कोण मतलब त्रिकोण, 1 5 9, और केंद्र चतुष्टय मतलब केंद्र होने से 1 4 7 10। स्व उच्च स्वभेषु, स्व उच्च मतलब अपने उच्च राशि में स्थित हो अथवा स्वराशि में स्थित हो, बैठा हो। लग्नाधिपति जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति, जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति यदि उच्चस्थ अथवा स्वगृहस्थ हो, और कहां बैठा हो ना, केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो।
तभी जाके काहल योग बनते हैं। योग स काहल इति प्रथित प्रथित प्रख्यात व प्रसिद्ध ये योग है काहल योग। काहल मतलब हम लोग युद्ध के समय में जैसे काहल बजाते हैं उसी तरह की उस संज्ञा दिया गया है। मतलब उससे लक्षण से वर्धिष्णु और व्यक्ति क्या होता है ना, युद्ध में विजयी प्राप्त करता है, प्रसन्न चित्त रहता है, अपने उत्तम बुद्धि युक्त भी होता है। मतलब लग्न जनित संपूर्ण शुभ फल प्राप्ति होने का एक योग है। समझ रहे हैं? उसका लक्षण हम लोग उदाहरण आपके सामने एक कुंडली में बनाया हूं, उस कुंडली के योग को हम लोग ढूंढ लेते हैं। पहले क्या हुआ ना, लग्न का अधिपति, मेष लग्न का अधिपति मंगल बैठा कहाँ है? कहाँ है? कुंडली को नोट कर लीजिए, सिंह राशि में बैठा है। उस सिंह राशि का अधिपति स्थित कहाँ है ना, एकादश भाव में कुंभ राशि में सूर्य बैठा हुआ है। मेष लग्न का अधिपति मंगल बैठा है सिंह राशि में, और सिंह राशि का अधिपति बैठा है किस राशि में ना, कुंभ राशि में। उस कुंभ राशि का अधिपति सूर्य जहां बैठा है वो कुंभ राशि है। उस कुंभ राशि का अधिपति बैठा कहाँ है ना, केंद्र में उच्चस्थ होके शनि तुला राशि में सप्तम भाव में बैठा है। उससे काहल योग का लक्षण हो गया। याद रहेगा काहल योग के लक्षण। इसी प्रसंग में काहल योग कहाँ नहीं होता है उसको यदि हम लोग विचार करें, इस प्रकार की एक कुंडली हम लोगों को देखने के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये कुंडली को देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं आपके सामने? यह एक कुंडली है, यहाँ वृष लग्न की कुंडली है। ये लग्न क्या है? वृष लग्न है। यहाँ वृष लग्न में लग्नेश लग्नाधिपति शुक्र बैठा कहाँ है ना, मेष राशि में, व्ययभाव में मेष राशि में बैठा है। उस मेष राशि के अधिपति कहाँ बैठा है ना, खुद ही मेष राशि में स्वराशि में बैठा है। तभी यहां भी काहल योग उत्पन्न होना चाहिए ना, ना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना, यहाँ मंगल यदि केंद्र त्रिकोण में उच्चस्थ होके बैठा होता अथवा स्वराशि में बैठा होता तभी जाके योग बन जाता। क्योंकि मेष राशि शुक्र लग्नेश जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति यदि स्वराशि में अथवा उच्च राशि में स्थित हो और केंद्र में अथवा त्रिकोण में हो तभी जाके यह योग बनता है। इसमें मंगल यदि यही मंगल वृश्चिक राशि में बैठेगा तभी वहां काहल योग बन जाएगा, बनेगा। शुक्र जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति, वहां तीन आवृत्ति हम लोग लेते हैं। जैसे पूर्व उदाहरण में हम लोग क्या चर्चा किए थे ना, मेष लग्न के अधिपति मंगल बैठा था सूर्य के घर में और सूर्य बैठा था सिंह कुंभ राशि में, और कुंभ राशि का अधिपति बैठा है कहाँ, शनि उच्चस्थ होके केंद्र में, तभी जाके योग बन रहा है। यहां उसी तरह कौन सा योग बन गया ना, वृष लग्न का अधिपति शुक्र बैठा है मेष राशि में और मेष राशि का अधिपति बैठा है वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि का अधिपति बैठा है वृश्चिक राशि में स्वराशि में होके केंद्र में बैठा है। तभी क्या बनेगी, काहल योग बन जाएगी। लेकिन यही मंगल यदि शुक्र के साथ मिलके उसी मेष राशि में स्वगृहस्थ हो जाए तभी वहां क्या काहल योग बन सकता है ना, नहीं बनेगा। उसी तरह एक और एक लक्षण देख लेते हैं।
सूर्य के निकटवर्ती ग्रह शुक्र बुध है। शुक्र को हम लोग बैठा देते हैं सूर्य के साथ मिथुन राशि में। लग्नेश शुक्र बैठा है कहां ना मिथुन राशि में। मिथुन राशि का अधिपति बैठा है कहां ना वो भी वृष राशि में। यहां यदि यही वृष बुध यदि कर्क राशि में स्थित हो जाए, क्योंकि वृष लग्न होगा तो कर्क राशि तृतीय भाव में होगा, और इसमें चंद्रमा यदि वृष राशि स्थित हो जाए, इसमें कौन सा योग बनेगा समझ रहे हैं? चंद्रमा वृष राशि स्थित है, सूर्य शुक्र मिथुन राशि में, बुध कर्क राशि में, इसमें कौन सा योग बन रहा है? काहल योग बन रहा है या नहीं बन रहा है या नहीं? बुध के घर में, और बुध बैठा है कर्क के राशि में, मतलब चंद्रमा के घर में, और चंद्र बैठा है, दिमाग को थोड़ा सा लगाइए, चंद्र कहाँ? वृषभ राशि में, तभी यहां कौन सा योग बन गया? काहल योग हो गया। समझ रहे हैं लक्षण को? हम लोगों को दिमाग को ढंग से लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश जिस राशि में बैठा हो, यहां 3 स्टेप हम लोगों को चलना पड़ेगा। लग्नेश जिस राशि में बैठा है, उस राशि का अधिपति जिस राशि में बैठा है, उस राशि का अधिपति यदि केंद्र त्रिकोण में उच्चस्थ अथवा स्वगृहस्थ हो, तभी जाके बनेगा काहल योग। मैं राशियों की संख्या लिखा नहीं हूं, इसीलिए कंफ्यूज आप लोग हो रहे होंगे। ये चंद कर्क राशि है या किस, ये कर्क राशि है, ठीक है। इस प्रकार कौन सा योग बन गया? काहल योग भी बन गया। काहल योग में लक्षण कहते हैं, वर्धिष्णुरार्य सुमति प्रसन्न क्षेमंकर काहलजो नृमान्य। काहल में जो व्यक्ति होगा वो वर्धिष्णु होगा। वर्धिष्णु मतलब हमेशा कोई भी कार्य में उसका वृद्धि होगा, मतलब कुछ भी करे वृद्धि को वो प्राप्त करेगा, वर्धिष्णु होगा। और बुद्धिमान भी होगा, सुमति होगा, बुद्धिमान भी होगा, मतलब श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में हम लोग उसको समझ सकते हैं। और प्रसन्न, प्रसन्न मतलब हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा। और क्या कह रहे हैं ना, क्षेमंकर, क्षेम लग्न लग्नस्थ हो जाए, लग्नाधिपति लग्नस्थ हो जाए, उसमें काहल योग बन रहा है क्या? उसको 3 स्टेप में हम लोग चिंतन नहीं कर पाए। वहां अन्य योग बन सकते हैं, जैसे हम लोग चामर योग को अध्ययन किए हैं। चामर योग का लक्षण क्या है? लग्नेश यदि लग्नस्थ हो, शुभ ग्रहों के द्वारा युत दृष्ट हो, अथवा लग्न शुभ ग्रहों के द्वारा युत दृष्ट हो, लग्न में शुभ ग्रह बैठे हो, लग्नाधिपति केंद्र अथवा त्रिकोण में उच्चस्थ अथवा स्वगृहस्थ हो, तभी जाके चामर योग बनते हैं। 12 प्रकार की शुभ योग 12 भावों से हम लोग चर्चा किए थे। उस लक्षण को हम लोगों को याद करना पड़ेगा, है ना। उसमें चामर, धेनु, शौर्य, जलधि, छत्र, अस्त्र, काम, असुर, भाग्य, ख्याति, सुपारियात, मुशल, इस प्रकार 12 शुभ योग और 12 अशुभ योग भी हम लोगों को पढ़ना है आगे। अब लग्न से अब निस्व, मृति, कुहु, पामर, हर्ष, दुष्कृति, सरल, निर्भाग्य, दुर्भाग्य, दरिद्र, विमल,
क्योंकि यह सब 12 शुभ योग 12 अशुभ योग ना हर कुंडली में हम लोगों को प्राप्त होता है। कोई ना कोई एक योग निश्चित प्राप्त होता है, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, नजरअंदाज हो जाता है, वो उस लक्षण को देख नहीं पाते हैं। फलादेश तो बड़ा आजकल की समय में बड़ा सरल हो गया है। ऑनलाइन के माध्यम से तुरंत फलादेश लोग करने लगते हैं और अर्थ कमाने लगते हैं, लेकिन उस दृष्टि से हम लोगों को अध्ययन नहीं करना है। हमेशा एक तार्किक बुद्धि के साथ दिमाग को हमारे दिमाग को हम लोगों को लगाना चाहिए। लग्नाधिपति जिस राशि में बैठा हो, उस राशि का अधिपति जिस राशि में बैठा हो, उस राशि का अधिपति फिर से जिस राशि में बैठा हो, उसका अधिपति यदि केंद्र में अथवा त्रिकोण में उच्चस्थ अथवा सुगृहस्थ हो जाए, तभी जाके यह योग बन जाते हैं, काहल योग बनते हैं। पर्वत योग क्या कह रहे हैं? आप जो प्रश्न है वो पर्वत योग के लक्षण में भी घटित होगा। क्या कह रहे हैं पर्वत योग का? प्रथित अथ तद्वत, अथ तद्वत मतलब उसी के जैसा। क्या कहते हैं? न लग्नाधिपाप्त भपति यदि पर्वताख्य, लग्नाधिपाप्त, लग्नाधिप आप्त, आप्त मतलब प्राप्त, भपति मतलब लग्नाधिपति जिस राशि में स्थित हो, उस राशि का अधिपति यदि तद्वत, अथ, अथ मतलब अथ अनंतरम, इसके बाद में कहना चाह रहा हूं, तद्वत मतलब उसके जैसा, जो काहल योग के लक्षण जैसे ही पर्वत योग है, परंतु यहां 2 ही स्टेप का विचार कर रहे हैं। वहां 3 स्टेप में 3 कदम हम लोग चल रहे थे, यहां हम लोगों को 2 कदम ही चलना है। कौन से कदम चलना है? ना लग्नाधिप प्राप्त राशि यदि केंद्र में, प्राप्त राशि का अधिपति, लग्नाधिपति प्राप्त राशि मतलब लग्नाधिपति जिस राशि में बैठा है, उस राशि का अधिपति यदि केंद्र त्रिकोण में उच्चस्थ अथवा स्वगृहस्थ हो, तभी जाके पर्वत योग बन जाते हैं। लग्नाधिप जन्म कुंडली में लग्नेश जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी यदि स्वराशि में, अपने राशि में अथवा अपने उच्च राशि में स्थित हो, एवं कहां स्थित हो? ना केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, तभी जाके बन जाते हैं क्या? ना पर्वत योग बनते हैं। इसी मेष लग्न में चिंतन कर लेते हैं, ठीक है। मेष लग्न में लग्नेश मंगल यदि स्थित हो जाए धनु राशि में, कहां स्थित है? धनु राशि में। और धनु राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति है। अपने उच्च में होकर केंद्र में हो अथवा स्वगृहस्थ होकर त्रिकोण में हो, क्योंकि मेष लग्न में बृहस्पति का उच्च राशि कर्क राशि केंद्र में प्राप्त होगा, एवं बृहस्पति का राशि धनु राशि त्रिकोण में प्राप्त होगा। तो इन दोनों में से किसी एक राशि में बैठेगा, कर्क राशि में अथवा धनु राशि में यदि बृहस्पति होगा, तभी जाके कौन सा योग बन जाएगा? ना पर्वत योग बन जाएगा। तो इससे हम लोगों को यह परिष्कार है, लग्नेश जिस राशि में बैठता है, उस राशि के साथ जिस भाव में बैठता है, उस भावाधिपति के साथ एक आंतरिक संबंध लग्नेश का हो जाता है। ये सारे लक्षण से हम लोगों को पता चलता है, और वह आंतरिक संबंध हमेशा उस व्यक्ति को व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए सहयोग
बनाता है। उस व्यक्ति के आकृति से लेके प्रकृति से लेके सभी का प्रभाव हम लोग लग्नाधिपति जिस राशि में बैठा है उस राशि के अधिपति से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चिंतन कर सकते हैं। इसलिए पर्वत योग का जो फलादेश करते हैं, इसी मंत्रेश्वर दैवज्ञ कहते हैं स्थिरार्थ सौख्य स्थिर कार्यकर्ता क्षितिस्वर पर्वत योग जातः। स्थिर अर्थ मतलब धन स्थिर रहेगी, सुख भी स्थिर प्राप्त होगा, स्थिर कार्यकर्ता कर्म क्षेत्र स्थिरता होगी, और क्षितिश्वर राजा भी होगा व्यक्ति। स्थिरार्थ सौख्य स्थिर कार्यकर्ता क्षितिश्वर पर्वत योग जातः। ये 35-36 श्लोक है। मैं 35 को केवल योगों की लक्षण का श्लोक लिखा हूं और इसका फल कथन की लक्षण का श्लोक आप लोग ग्रंथ से ही देख लेंगे। इसीलिए मैं 12 जो शुभ योग पूर्व कक्षा में हम लोग चर्चा किए थे, ये जो चामर आदि योग, उसको भी आपके सामने रख रहा हूं। स्वच्छ स्वर्क्ष गति विलग्न भवनाद योगा क्रमाद 12 संज्ञाचामर धेनु सूर्य जलधि छत्रास्त्र कामासुरा भाग्य ख्याति सुपारिजात मुसलास्तज्ञीर यथा कीर्तिताः। चामर धेनु सूर्य जलधि छत्र अस्त्र काम असुर भाग्य ख्याति सुपारिजात मुसला, ये 12 भावों के अधिपति के द्वारा 12 भावों के द्वारा ये 12 योग हैं। ये शुभ योग है और अशुभ योग भी 12 भावों के द्वारा भी 12 अशुभ योग भी बन जाते हैं। यहाँ लग्नेश के द्वारा व लग्न के द्वारा चामर योग उत्पन्न हो रहे हैं। एक ही लक्षण सभी भावों के लिए नियम यहाँ लागू होता है, इसलिए हम लोगों को याद करने के लिए ये सरल हो गया उपाय। जो काहल योग, पर्वत योग एवं चामर योग, उसका लक्षण लगभग आसपास है। ये कहते हैं भावी ही सौम्य युते क्षिति ही, भाव के द्वारा शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हो। मतलब जो भाव का हम लोग फलादेश करने जा रहे हैं, एक व्यक्ति का शारीरिक सुस्थता देखना है और शारीरिक आकृति से लेके प्रकृति तक हम लोगों को चिंतन करना है। व्यक्ति आया है, हमारे सामने बैठा है, वो कैसा व्यक्ति है, वो चुगलीखोर है अथवा दुष्ट है अथवा दुर्जन है, उसके कुंडली के लग्न को देखते ही हम लोग पता कर लेते हैं। लग्नाधिप मतलब लग्न शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हो, लग्नाधिपति केंद्र में स्थित हो और लग्नाधिपति शुभ भावस्थ भी हो, शुभ घर में जैसे उच्चस्थ हो व अतिमित्र के घर में बैठा हो अथवा उच्चस्थ हो, निश्चित रूप में चामर योग वहां बन जाते हैं। स्वच्छ स्वर्क्ष गति विलग्न भवनात् भावी ही सौम्य युते क्षित ही तदधिप ही, तदधिप मतलब उसके अधिपति, सुस्थान गई ही उत्तम स्थान में बैठा हो, और भास्वरी ही भावाधिपति के साथ भी उच्चस्थ स्वर्क्षगत होके लग्न भवनात् यदि उस प्रकार की योग हो, वहां चामर योग बन जाते हैं। हम लोग पूर्व कक्षा में इस चामर योग का लक्षण एवं फल कथन भी पढ़े हैं। यदि लग्न में शुभ ग्रह हो अथवा शुभ ग्रह लग्न को देख रहे हो और लग्नेश अस्त न हो के उत्तम स्थान में स्वराशि में अथवा स्व उच्च राशि में स्थित हो और लग्नाधिपति के ऊपर भी शुभ ग्रहों का दृष्टि हो, अपने मित्र ग्रहों का दृष्टि हो, मित्र ग्रहों से युत हो, कोई पापक ग्रहों का संबंध ना हो, तभी वहां क्या बन जाते हैं, चामर योग बन जाते हैं। वहां भी व्यक्ति लक्ष्मीवान, धनवान, कीर्तिमान, दीर्घायु, राजा
उत्तम व्यक्तित्व, उत्तम शारीरिक लक्षण से युक्त, शारीरिक सुस्थता, इस प्रकार सारे लक्षण हम लोगों को वहां प्राप्त होता है। इसमें अशुभ योग अवयोग है। आप नीचे एक श्लोक देखेंगे, दुस्थैर भाव गृहेश्वरीर रशुः संयुक्त क्षितिर्वाक्रमात् भावी स्युस्तवयोग निष्मृतयः प्रोक्ताः कुहुः पामरः हर्षो दुष्कृति रिथ्यतापि सरलो निर्भाग्य दुर्योग को योगा द्वादशते दरिद्र विमले प्रोक्ता विपश्चित जनैहि। दुस्थैहि, ये दुस्थ दुस्थान मंत्रेश्वर दैवज्ञ के अनुसार दुस्थान जो है वो 6, 8 एवं 12 है। जैसे यहां हम लोग चामर योग बना सकते हैं। लग्नाधिपति यदि शुभ स्थान में बैठा हो, जैसे यहां मैं राहु को नहीं रख के राहु केतु रख लूं द्वितीय में एवं अष्टम भाव में, और लग्नाधिपति मंगल केंद्र में मकर राशिस्थ हो और उच्चस्थ बृहस्पति के द्वारा पूर्ण दृष्ट हो, एवं पाप ग्रहों से युत दृष्ट ना हो। पाप ग्रहों से युत एवं दृष्ट ना हो, शुभ ग्रहों से युत हो, तभी इसमें चामर योग बन जाएंगे। लग्न में चंद्रमा बुध बैठे हैं और बृहस्पति उच्चस्थ है, बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि मंगल के ऊपर हो रहा है और मंगल के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, और मंगल उच्चस्थ होने के कारण यहां चामर योग बन जाएगा। अवयोग कहां बनेगी ना, इसी लक्षण में लग्न की अधिपति मंगल उच्चस्थ होके केंद्र में मकर राशि में स्थित है और उच्चस्थ बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि मंगल के ऊपर हो रही है और लग्न शुभ ग्रहों से युक्त है। चंद्र बुध शुभ ग्रहों से युक्त है लग्न, और लग्न के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तभी क्या बनेगी, यहां चामर योग बन जाएगा। जैसे चंद्र बुध शुभ ग्रह है, लग्न में बैठे हैं और बृहस्पति उच्चस्थ बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि मंगल के ऊपर है और मंगल भी बैठा है उच्च राशि में। यहाँ रूचक योग भी बनेगा पंचमहापुरुष योग से, और चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति उच्चस्थ होने के कारण गजकेसरी योग भी बनेगा और हंस योग भी बन जाएगा। चंद्रकृत रायोग भी होगी क्योंकि शुक्र द्वादश स्थान में बैठा है, उससे अनफा योग भी बनेगा, और सूर्यकृत राजयोग भी होगा क्योंकि सूर्य से द्वितीय स्थान में शुभवेशी योग होगा, और उच्चस्थ मेष लग्न में उच्चस्थ शुक्र द्वादश भाव में रहने के कारण शुक्र संपूर्ण शुभत्व प्रभावी होगा। क्यों दिक्कत करेगी? मंगल को अष्टमेश की दोष नहीं लगता है और पापक ग्रह केंद्राधिपति होने से अशुभत्व तो नहीं होते हैं। हम लोग लघु पराशरी के लक्षण में सब पढ़े हैं, पराशरीय वचन में। और मंगल के साथ चंद्रमा का मित्रता होती है, चंद्रमा अपने मित्र राशि में बैठा है। यहां चंद्रमा के साथ मंगल का संबंध दसम संबंध है और मंगल दसम भाव में उच्चस्थ होने से पूर्ण दिग्बल भी प्राप्त कर लेता है और वहां कुलदीपक योग भी बनाते हैं। दशमे अंगारक जैसे सजाति कुलदीपक, और चामर योग भी बन रहे हैं। यहां
जो अभी हम लोग काहल योग की चर्चा कर रहे थे, वो काहल योग भी बना सकते हैं। यदि लग्नेश जिस राशि में बैठा हो, उस राशि का अधिपति यदि शनि जिस राशि में बैठा है, काहल योग बन रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। लग्नेश मंगल बैठा है शनि के राशि में, और शनि बैठा है बृहस्पति के राशि में, और बृहस्पति बैठा है केंद्र में उच्चस्थ होके चतुर्थ भाव में। तो यहां काहल योग नहीं बना क्या? समझ रहे हैं या नहीं? हरिओम। तो कितने प्रकार की योग हम लोग जितना जितना पढ़े हैं, कई सारे शुभ योग का लक्षण इसी में घटित हो गया। इसका फल कथन जब लग्न का हम लोग फल कथन करेंगे, शारीरिक सुस्थता से लेके, बुद्धिमान से लेके, विद्वान से लेके, राजयोग से लेके, दीर्घायु से लेके, कीर्तिमान से लेके लक्ष्मीवान तक सारा योग घटित होगा या नहीं? तो ये सारा योग कहां से घटित हो गया ना? एक ही लग्न से ही घटित हो गया, लग्नाधिपति और लग्न से ही घटित हो गया। तो हम लोगों को दिमाग को इन तीनों योगों के, पर्वत, काहल, चामर, इन तीनों योगों को परिष्कार हम लोगों को एक एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद जितने हम लोग अभी तक योग सब पढ़े हैं, उसको बार बार रिपीट करके माइंड में चलाने से क्या होगा, फलादेश धीरे धीरे निकलेगी। उसके बाद अवयोग का लक्षण में कह रहा था, छूट गया। अवयोग का लक्षण थोड़ा सा कह देता हूं। क्या कहते हैं ना? दुस्थैहिर भावगृहेश्वरी रशुभ संयुक्ते क्षितिर वाक्रमात्। दुस्थ, दुस्थान कहने से 6, 8, 12 जो त्रिकस्थान है वो दुस्थान है। इन दुस्थान में, अशुभ स्थान में अवयोग बन जाते हैं। यदि लग्नेश अशुभ ग्रहों से युक्त हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, एवं लग्नेश दुस्थान में स्थित हो, लग्न अशुभ ग्रहों से युत दृष्ट हो, तभी जाके अवयोग बन जाते हैं। इसी में थोड़ा सा उलट पलट भी कर लेते हैं। चंद्रमा चिंतन कर लीजिए, चंद्रमा बैठा है कन्या राशि में, और बुध बैठा है कहा ना? शुक्र के साथ। बुध शुक्र का युति है। राहु बैठा है लग्न में, और मंगल बैठा है चंद्रमा के साथ। मंगल बैठा है कहा ना? वृश्चिक राशि में। ये स्वराशि में हो गया, वृश्चिक राशि में। इसमें योग खंडन होगा। अवयोग का लक्षण में, चलिए मैं अलग बनाता हूं, थोड़ा सा नोट्स बना दीजिए। सूर्य शुक्र बुध किस राशि में ना? कुंभ राशि में स्थित है, और मंगल बैठा है कहा ना? मीन राशि में, और चंद्रमा नीचस्थ होके बैठा कहां है ना? वृश्चिक राशि में। ठीक है। उसके बाद राहु केतु बैठे हैं, राहु लग्न में, केतु बैठा है कहा ना? सप्तम भाव में। और शनि मकर राशिस्थ होके मंगल को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और सूर्य मंगल दोनों युत है और मंगल अस्तंगत है। इसमें अवयोग का लक्षण हो सकता है, क्योंकि मंगल अस्तंगत है और दुस्थान में बैठा हुआ है। क्योंकि हम लोग जब अवयोग के लक्षण कह रहे हैं, लग्नेश अशुभ ग्रहों से युक्त हो, अशुभ ग्रहों से युक्त होने का अर्थ यह है सूर्य के साथ युक्त है, और सूर्य को हम लोग अशुभ ग्रह भी मान सकते हैं, क्योंकि सूर्य पापक ग्रह है। और दुस्थान में स्थित हो,
अशुभ स्थान में बैठा है और क्या है ना, अशुभ ग्रहों की दृष्टि से दुष्ट है, मतलब उसको शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। बृहस्पति को हम लोग बैठा देते हैं किस राशि में ना, शुक्र के राशि में। मंगल जो लग्नेश है वो बैठा है बृहस्पति के घर में, और बृहस्पति बैठा है शुक्र के घर में, और शुक्र बैठा है शनि के घर में। तो इनसे काहल योग लक्षण तो घटित नहीं होगा, क्योंकि ये लक्षण खंडित हो रहा है। शुक्र का कुंभ राशि के साथ कोई लेना देना नहीं है, और कुंभ राशि ऐसे भी ना केंद्र में है ना त्रिकोण में है, पंचम नवम में भी नहीं है, एक 10, 5, 9 में कुंभ राशि नहीं है। तो यहाँ काहल योग का कोई भी लक्षण घटित नहीं हो रहा है। और क्या है ना, मंगल सूर्य दोनों युत है। सूर्य क्या है, पापक ग्रह है। सूर्य पापक ग्रह के साथ मंगल की युति है, और दुस्थान में मंगल बैठा है, और पापक ग्रह शनि का दृष्टि मंगल के ऊपर है। इससे हम लोग मान सकते हैं ये अवयोग है। अवयोग के लक्षण में विशेष करके शारीरिक मतलब हानि के अर्थ में प्रयोग किया गया है। शारीरिक हानि मतलब शारीरिक असुस्थता होती है व्यक्ति में, और चंचल व्यक्ति हो जाता है, व चारित्रिक दोष उत्पन्न होने की संभावना वहां रहती है। शारीरिक रोगाक्रांत होना, अल्पायु होना, अप्रसिद्ध होना, इस प्रकार की बात भी हो सकता है, दारिद्र भी हो सकता है। लेकिन यहाँ दरिद्र का योग लक्षण खंडित हो रही है, क्योंकि द्वितीय शुक्र एकादश स्थान में है, और एकादशाधिपति स्वगृहस्थ बैठा हुआ है अपने स्वराशि में, और शुक्र द्वितीय शुक्र शुभ ग्रह बुध के साथ मित्र के साथ मिलकर बैठा है। इससे तो धनहीनता व दरिद्र योग का लक्षण क्या हो रहा है, खंडित हो रही है। ठीक है, तो एक साथ हम लोगों को जब लग्न का विचार करना पड़ेगा, तब काहल, पर्वत, चामर, अब इन सभी योगों की, 4 योगों के लक्षण को याद करके फलादेश करना पड़ेगा। यही चर्चा था व प्रसंग था कल की कक्षा में। और बाकी 12 शुभ योग 12 अशुभ योग का चर्चा करेंगे। इसमें किसी को कोई जिज्ञासा हो और प्रश्न हो तो करें, नहीं तो कक्षा को यहीं विराम देंगे। चलिए, आप लोग जो जुड़े हैं, अशोक कुमार जी व आशुतोष पांडे जी, ठीक है, समझ में आ रहा है विषय प्रसंग? चलिए, धन्यवाद।